हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्थनॉमिक्स का ये सीरीज़ जो कि अफेयर्स ग्रेड का एक बेहतरीन सीरीज़ है जिसमें हम यूपीएससी प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको एनालिसिस कर रहे हैं और हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट को लेकर है। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 को लेकर। पार्ट 1 कल रिलीज़ हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है वो अफेयर्स ग्रेड के अर्थनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और बहुत ज़रूरी भी है। किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है, खासतौर पे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो कुछ टॉपिक्स हैं, जो कुछ टर्म्स हैं, वो हमारे क्लियर होने चाहिए। तो इसी चीज़ को, इसी ऑब्जेक्टिव के थ्रू मैं इस सीरीज़ को लेकर आया हूँ। तो आई होप आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं किस पर, जो नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम का जो चैप्टर होता है या हम कह सकते हैं टॉपिक होता है, इसके जो क्वेश्चंस बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो कौन-कौन से बने हुए हैं। तो कल 2015 से 2018 तक हमने देखा था कि इन ईयर्स के बीच में नेशनल इनकम से लेकर जो क्वेश्चंस बने थे, उसके हमने कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझा था। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है कि डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, देखो हाई सेविंग इकोनॉमी है, capital formation may not result in significant increase in output due to तो किसकी वजह से ऐसा होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन तो ज़्यादा हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, हाई सेविंग इकोनॉमी भी है इंडिया की, है ना। इंडिया की इकोनॉमी क्या है? हाई सेविंग इकोनॉमी है। कोई भी इकोनॉमी अगर है जो हाई सेविंग है, उसके पास पैसा बहुत बच रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है? कैपिटल का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो है आउटपुट अगर हम देखें तो उतना इंक्रीज नहीं होता है। तो ड्यू टू ये किसकी वजह से हो रहा है? तो आप यहाँ पे देखेंगे तो वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, लिटरेसी है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ये इसमें एलिमिनेशन आपको करना बहुत ईज़ी हो जाएगा अगर आपने इस पेपर को देखा होगा, इस क्वेश्चन को देखा होगा। ये 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन है और इसमें आप एलिमिनेट बहुत ईज़िली कर सकते हैं। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी हो जाएगा, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो आज के लिए हमारे पास समझने के लिए 2 चीज़ें हो गई कि भई एक तो ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है, ये कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? और दूसरा कि ये हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या हो गया? ठीक है, तो एक चीज़ इस क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या है एंड सेकंड इज़ कि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है? ना तेज़ी से नहीं लेंगे, आराम से लेंगे, चीज़ों को समझते हुए करेंगे। और तीसरा एक चीज़ और इसी से जुड़ा हुआ आपको मिलेगा, आई कोर। ठीक है, तो जो आई कोर का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? तो इन 3 कॉन्सेप्ट्स पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो कैपिटल फॉर्मेशन है इसका मीनिंग क्या होता है? तो कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग होता है रियल कैपिटल्स। कि जो रियल कैपिटल होता है, रियल कैपिटल अ, उसके स्टॉक को बढ़ाना। अब बात हमारे सामने आती है कि इसके स्टॉक को बढ़ाना मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास होना चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब। अब ये बात यहाँ पे आती है कि रियल कैपिटल क्या होता है? तो रियल कैपिटल का मतलब होता है एक तरह से अगर आप देखेंगे कि जो कैपिटल गुड्स हैं, है ना? रियल कैपिटल का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर? रियल कैपिटल का मतलब हो जाता है कि जो कैपिटल गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स मतलब यहाँ पर जैसे मशीनरीज़ हो गई, मशीनें हो गए, औज़ार हो गए, फैक्ट्री हो गई या ट्रांसपोर्टेशन उपकरण हो गया, है ना? ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मशीनरीज़ हो गई, ये इसका मतलब होता है। या इलेक्ट्रिसिटी हो गई। ये यानी कि इन सब का यूज़ करके क्या किया जाता है कि इन फ्यूचर में होने वाले जो कंज़प्शन है, प्रोडक्शन है ना? प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है जिनका क्या किया जाता है? कंज़प्शन किया जाता है। ठीक है? इन सब का यूज़ करके किया जाता है। तो यहाँ पे कुल मिला के कैपिटल फॉर्मेशन का जो मीनिंग है, वो यही निकल के आता है कि कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स इंक्रीज़ द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल इन अ कंट्री। एक कंट्री में जो रियल कैपिटल है, उसको बढ़ाना। अदर वर्ड्स में बोलें तो कैपिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स मेकिंग अ मोर कैपिटल गुड्स, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गुड्स को बनाने की बात होती है, उसको बढ़ाने की बात होती है, सच एज़ जैसे मशीन्स, टूल्स, फैक्ट्रीज़, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। ठीक है? व्हिच इज़ ऑल आर यूज्ड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। है ना? सीधी-सी बात है कि जो भी गुड्स का अगर प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके प्रोडक्शन के लिए उसका क्या होगा? प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सीधी-सी बात है, रियल कैपिटल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल गुड्स हैं,
उनकी ज़रूरत पड़ेगी और कैपिटल गुड्स को ही बढ़ाने की बात यहाँ पर की जाती है। इसी को ही अगर बढ़ा रहे हैं तो क्या कहा जाएगा? कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाएगा। यहाँ पे अपनी बात खत्म हो जाती है। ठीक है? तो फॉर मेकिंग एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर एसेंशियल। यानी कि अगर आप देखेंगे कि हमें स्टॉक ऑफ कैपिटल बनाना है ना? कैपिटल का फॉर्मेशन करना है, तो कैपिटल का फॉर्मेशन करने के लिए ज़रूरी है हमारे लिए क्या? ज़रूरी है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, है ना? अगर सेविंग नहीं होगा, आपके पास पैसा नहीं होगा, तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? है ना? जो इन्वेस्टमेंट है, वो आप कैसे करेंगे? जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो कैपिटल का फॉर्मेशन होगा। सीधी-सी बात है, यानी पैसा जो सेविंग है आपका उसको इन्वेस्ट करेंगे और उससे क्या होगा? आपका कैपिटल फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। इसका मतलब यहाँ पर अब हम समझेंगे, अब थोड़ा-सा इस चीज़ को समझते हैं कि कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है? तो 2 चीज़ यहाँ पे अपनी क्लियर हो जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या है या रियल कैपिटल हम जिसे बोल रहे हैं वो क्या है और उसका बढ़ाना क्या है, वो कैसे होगा। अब हम बात करते हैं कि जो ये हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो बोल रहा है, तो इसमें जो ये कैपिटल आउटपुट रेशियो है पहले इसको देख लेते हैं, तो उसके बाद हाई और लो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कैपिटल आउटपुट रेशियो है, तो ये क्या है? ये अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, इस चीज़ को समझते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कैपिटल का या हम कह सकते हैं ये पूँजी की वो मात्रा होती है जिसमें अगर हम बोलें कि 1 यूनिट, है ना? ये 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, 1 यूनिट आउटपुट के लिए यानी कि अभी चीज़ों को समझेंगे। उ उसके लिए हमें कितने कितने पूँजी की ज़रूरत होगी यानी कितने कैपिटल की ज़रूरत होगी। मान कर चलते हैं कि हमें क्या करना है कि एक पेन बनाना है। तो उस पेन को बनाने के लिए हमें कितने मशीनरीज़ की ज़रूरत होगी। एक पेन को बनाने के लिए हमें कितने मशीनरीज़ की ज़रूरत होगी, इस पर देखें। तो जो 1 यूनिट ऑफ आउटपुट है, यानी कि 1 यूनिट, एक पेन को बनाने के लिए हमें कितने कैपिटल की ज़रूरत हो रही है, ठीक है? तो इस चीज़ को कहा जाए कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो उदाहरण के लिए अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेकर यहाँ पे थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें फॉर एग्ज़ाम्पल कि मानकर चलते हैं, जैसे यहाँ पर थोड़ा-सा समझते हैं कि सपोज़ कि इकोनॉमी में जो है इन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो 32% ऑफ जीडीपी, ठीक है? 32% ऑफ जीडीपी, जीडीपी का 32% हुआ, ठीक है? तो जो इन्वेस्टमेंट के लेवल पे अगर हम देखें, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, है ना? अब ये इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, इस इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ कितना होता है? मानकर चलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आप इसे आम भाषा में क्या बोलते हैं? जीडीपी बोल सकते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ वो कितना हुआ? 8% हुआ। ओके, तो यहाँ पर अब आप ऐसे समझिए कि 32 रुपया 32 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया, है ना? इन्वेस्ट किया और उस पर जो कितने रुपए का आपको प्रोडक्शन मिला? 8 रुपए का प्रोडक्शन मिला। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो कितना निकल कर आया? 4 निकल कर आया। यानी कि अब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल प्रोडक्शन आउटपुट है, वो क्या है? तो यहाँ पर कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है सॉरी कैपिटल आउटपुट रेशियो, ओके? तो ये कितना हो गया? 32/8 या हम कह सकते हैं 4 हो गया, ठीक है? इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि अ, 1 यूनिट, है ना? 1 यूनिट 1 यूनिट प्रोडक्शन के लिए 1 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए हमें कितनी ज़रूरत होगी? 4 यूनिट 4 यूनिट कैपिटल की ज़रूरत होगी। यानी कि अगर हमें 1 यूनिट किसी पेन अगर वही पेन वाला एग्ज़ाम्पल ले लें, तो 1 यूनिट अगर हमें पेन
का प्रोडक्शन करना है तो हमें 4 यूनिट कैपिटल लगेगी। या फिर इसको और इजीली आप समझें तो अगर हमें 1 पेन का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें 4 मशीन्स की ज़रूरत होगी। यानी कि अब देखिए एक पेन को बनाने में हमें 4 मशीनें लगानी पड़ रही हैं। यानी कि अब आप यहाँ पे देखिए कि हाई कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो है हाई कैपिटल रेशियो, या आप कह सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे पीछे थोड़ा-सा जो क्वेश्चन है इसको एक बार फिर से देखिए। क्या बोल रहा है कि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी कि यहाँ पे हाई कैपिटल लग रहा है और आउटपुट रेशियो कितना आ रहा है? 1 यूनिट। तो ऐसे ही चीज़ों के लिए यहाँ पर हम यही चीज़ देखेंगे कि एक पेन को बनाने के लिए कितना 4 मशीनें आ रही हैं। अगर हम ये कह दें कि भाई एक पेन को बनाने के लिए वो एक एक मशीन लग रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल इस चीज़ को यहाँ तक आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो इसीलिए जो कैपिटल प्रोडक्शन रेशियो है या कैपिटल आउटपुट रेशियो है, अगर अधिक रहता है, मैक्सिमम रहता है ना? तो आप देखिए 1:2 कितना हो गया? 4 हो गया। यानी कि 1 यूनिट बनाने के लिए हमें 4 यूनिट मशीन्स लगानी पड़ेगी और ये क्या है? ये हाई है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाई अ, कैपिटल आउटपुट रेशियो, हाई हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है, तो यहाँ पर आपका जो अगर सेविंग्स ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होने के बाद भी क्या होगा? जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ज़्यादा नहीं होगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना। देखो प्रोडक्शन कितना हुआ? 1 यूनिट का ही तो हुआ, ज़्यादा हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पर हमारे सेविंग ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, लेकिन क्या हो रहा है कि हमने कैपिटल ज़्यादा लगाया है और उस कैपिटल में इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि वो मैक्सिमम चीज़ों का प्रोडक्शन कर सके। वो 4 लोग मिल, यानी कि आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 4 मशीनें मिलकर एक काम को, यानी एक प्रोडक्ट को बना रही है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हुआ? 1 हुआ, तो यानी कि जीडीपी में जो ऐड होगा, वो क्या ऐड होगा? ये 1 यूनिट ऐड होगा, लेकिन इस 1 यूनिट को बनाने में ज़्यादा मशीनों का खर्चा लगा। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये आपको समझ में आ गई होगी, कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक चीज़ को और हमें समझना होगा। जैसे यहाँ पे ये मैंने एग्ज़ाम्पल्स वगैरह वैसे ही उसमें दे दिया है, जो अभी मैंने आपको समझाया। इसको आप लोग को मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूँगा। टेलीग्राम पर आप अफेयर्स ग्रिड को ज़रूर क्या कर लें, जॉइन कर लें और अफेयर्स ग्रिड को जॉइन कर लें टेलीग्राम पर। उस पे ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ये दूसरे शब्दों में भी ये बता बता दिया है कि 4 यूनिट कैपिटल है अगर 1 यूनिट को निकालने में इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है? हाई है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंक्रीज़ है, सेविंग इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा हो रहा है, तो उसका उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से क्या होता है, एक टर्म होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, है ना? ये एक टर्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये क्वेश्चन तो इससे बना ही हुआ है, आगे भी बनता रहेगा। इंक्रीमेंटल, आप चाहें तो नोटबुक लेके बैठें और अच्छे से नोट डाउन भी करते रहें। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है, से जैसे मैंने आपको पीछे लिखा आईकोर, इसे आईकोर कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसा ही है, ये एक तरह का ऐसा मैट्रिक्स है ना? यहाँ पे इसके बारे में प्रिंट किया टाइप होगा, नहीं है शायद, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि इंक्रीमेंटल क्या होता है? इंक्रीमेंटल एक तरीके का आईकोर क्या है? एक तरह का मैट्रिक्स है। एक तरह का मैट्रिक है जो किसी भी देश या किसी भी यूनिट के जो नेक्स्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन होता है, उसको ये दिखाता है, उसके मार्जिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को ये दिखाता है। किस चीज़ को दिखाता है? अभी समझते हैं इसको और अच्छे से। मार्जिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को ये दिखाता है। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं।
ठीक है, कि कितना कैपिटल, इसे मार्जिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल को ये दिखाता है। क्लियर है? इसको कैसे दिखाया जाता है? अब इस चीज़ को ऐसे समझिए, थोड़ा-सा एक इसका एक फ़ॉर्मूला है। इसका एक क्या फ़ॉर्मूला है? इसका फ़ॉर्मूला क्या है? आई कोर इज़ इक्वल्स टू के अपॉन वाई। अब इस चीज़ में आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, के किस चीज़ को दिखाता है? के दिखाता है चेंज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओके? एंड वाई किस चीज़ को दिखाता है? चेंज इन आउटपुट या प्रोडक्शन, या कितना आउटपुट आया। ठीक है? यानी कि आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। इसको थोड़ा-सा और इसको अगर लिखने के लिए आप चाहें तो के को आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो एनुअल इन्वेस्टमेंट होता है, एनुअल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल इंक्रीज इन जीडीपी। ठीक है? आम भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मतलब एक एनुअल इन्वेस्टमेंट, 1 साल में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और उस इन्वेस्टमेंट से कितना कैपिटल का फॉर्मेशन हुआ और कितने कैपिटल के फॉर्मेशन, उतने कैपिटल के फॉर्मेशन से जीडीपी कितना हमारा बढ़ा है, उसमें कितना ग्रोथ हुआ है। जैसे इसको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप समझें, यहाँ पर थोड़ा-सा अगर हम समझें, कैसे? कि मान लिया आई कोर जो एनुअल इन्वेस्टमेंट है, वो जीडीपी का 30% है, ठीक है? 30% ऑफ जीडीपी, है ना? सेम वही चीज़ जो हमने पीछे किया था अभी। और इसके साथ-साथ उस वर्ष जो जीडीपी में इंक्रीमेंट हुआ या इंक्रीज़ इन जीडीपी कितना हुआ? 6%, ठीक है? 6% हुआ। अब आई कोर इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, हो नहीं हो जाएगा ना? अ, 6 5 जा 30, 5 हो जाएगा। ये 5 आया। यानी कि अब आप यहाँ पे समझिए आई कोर का मान क्या आया? 5 आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जीडीपी में अगर 1 रुपए की क्या होती है? वृद्धि होती है, यानी इंक्रीज़ होता है 1 रुपया, तो 1 रुपया बढ़ाने पर कितने? 5 रुपए के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। कितने के? 5 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। यानी कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 1 यूनिट हमें आउटपुट चाहिए, तो हमें 5 रुपया इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है? आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आपने हेड और डोमोर मॉडल के थ्रू भी आप इसको समझ सकते हैं कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो की गणना कैसे की जाती है, ये कैसे फिजिकल प्लानिंग में सहायक होता है। तो कुल मिला के इसका मतलब ये होता है कि देखो भाई, एक यूनिट आउटपुट के लिए कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है? एक यूनिट आउटपुट के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, इस चीज़ को इसमें दिखाया जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो एनुअल इन्वेस्टमेंट कितना? 5 रुपया करना होगा। किस अगर हमें अगर जीडीपी में 1 रुपए का इंक्रीमेंट करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए 5, तो ये हाई है, ज़्यादा है ना? तो ये क्या है? ये हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो को दिखाता है। यानी कि ये जितना कम रहेगा, है ना? ये जितना कम रहेगा, ये उतना ही अच्छा रहेगा। यानी कुल मिला के आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि जितना कम, है ना? जितना कम आइकोर रहता है, वो उतना ही अच्छा माना जाता है कि प्रोडक्शन कम हुआ है। यानी कि आइकोर कितना है यहाँ पर?
आई कोर ज़्यादा है, हाई आई कोर है, तो यहाँ पे समझिए हाई, अभी आई कोर कितना है, आई कोर हाई है, आई कोर हाई है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ज़्यादा हमें क्या करना पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, कैपिटल तो ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उससे जो आउटपुट आ रहा है वो कम आ रहा है। समझ में आ गई बात? आई होप यहाँ तक ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर करें, या फिर टेलीग्राम पर कमेंट का ऑप्शन खुला रहता है आप सभी के लिए। आप वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं और मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी? अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आ गया, रियल सेक्टर। बहुत सारे कैंडिडेट हमारे ऐसे होते हैं जिनको रियल सेक्टर के बारे में नहीं पता। ये बहुत छोटा-सा प्यारा-सा क्वेश्चन है, और ये भी मैं आपको बता दूँ तो ये अभी 2018 में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे ईयर डालना मैं भूल गया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 18 में या 22 का ये क्वेश्चन है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रियल सेक्टर की बात यहाँ पे की गई है, रियल सेक्टर इन इकोनॉमी। तो व्हाट इज़ रियल सेक्टर? सबसे पहले तो आपको रियल सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि रियल सेक्टर एक्चुअल में होता क्या है ना? कि रियल सेक्टर क्या है? तो रियल सेक्टर इकोनॉमी का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें आप देखेंगे कि इकोनॉमिक आउटपुट निकल कर आता है। इस क्षेत्र में क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है? क्या होता है इसमें? अगर हम रियल सेक्टर की बात करें, रियल सेक्टर में क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या? कि यहाँ पर किसी न किसी तरीके का काम होगा। कोई ना कोई काम कैसा होगा जिससे कोई ना कोई क्या क्रिएट हो, आउटपुट निकल कर आए। आउटपुट या प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन निकल कर आएगा। ठीक है? जो कि जीडीपी में, जीडीपी के ग्रोथ में हमें दिखाई देगा। ठीक है? तो यहाँ पे जीडीपी के ग्रोथ में ये दिखाई देगा, और इसके साथ-साथ जो इकोनॉमी की पूरी एग्रीगेट डिमांड होती है, समग्र मांग होती है, उसको ये पूरा करता है। तो अब ओवरऑल इसमें देखिए, जैसे फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, अगर फार्मर्स अपने क्रॉप्स का हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, आउटपुट निकाल रहे हैं, और इसके साथ-साथ ये क्या कर रहे हैं, जो एक डिमांड है ना, उसको फुलफिल कर रहे हैं। टेक्सटाइल मिल है, कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, तो जो डिमांड है, उसको पूरा किया जा रहा है। ओके? अब यहाँ पे आप देखिए, कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी। तो यहाँ किसी तरह का ये वर्क नहीं हो रहा है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को दिखाता हो, या आप कह सकते हैं कि ये अलग सेगमेंट हो जाता है। ठीक है? तो ये क्या है, एक तरह से दूसरा हिस्सा है, ये दिखाता है आपके कॉमर्शियल सेक्टर को। और ओवरऑल ये भी आप ध्यान रखिए कि ये जो सेक्टर जुड़ा हुआ है, जो यार जो रियल सेक्टर होता है मेनली प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा होता है। ठीक है? प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा होता है ये। कमर्शियल सेक्टर मेनली, और से फोर्थ वाला भी देखेंगे तो, या कॉर्पोरेट बॉडी इशू रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज, तो ये भी कमर्शियल से जुड़ा हुआ है। और ये किस चीज़ से ऐड हो रहा है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो ये सर्विस सेक्टर से मेनली जुड़ा हुआ है। ठीक है? सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इसमें किसी तरह का प्रोडक्शन या किसी की डिमांड को पूरा करने वाली बात यहाँ पर नहीं हो रही है। हालाँकि इन दोनों में लिंकेज होता है, बहुत अच्छा लिंकेज होता है। तो अगर आप रियल सेक्टर की बात करेंगे, तो रियल सेक्टर का मतलब ही यही है कि जहाँ पर क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ ही उसमें क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कि किसानों ने जो उत्पादन किया, है ना? किसानों ने जो उत्पादन किया, हार्वेस्ट किया क्रॉप को, और टेक्सटाइल से रॉ मटेरियल कॉटन को फैब्रिक्स में बनाया गया, इंक्रीज द इकोनॉमिक आउटपुट एंड इट टर्न इन प्रोग्रेस ऑफ जीडीपी। ठीक है? तो द सेक्टर ऑफ क्रूशियल फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी टू मीट नेशंस एग्रीगेट डिमांड, जो कि नेशन की जो एग्रीगेट डिमांड है, समग्र डिमांड है, उसको कंप्लीट कर रही है, उसको पूरा कर रही है। तो वही आपका क्या है, रियल सेक्टर होगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप डेफिनेशन थोड़ा समझ सकते हैं। रियल सेक्टर एंड इकोनॉमी इज़
key section as activities for this sector प्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक आउटपुट, ठीक है, इकोनॉमिक आउटपुट को निकाल रहा है एंड इज रिप्रेजेंटेटेड बाय दोज इकोनॉमिक सेगमेंट दैट आर एसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। वहीं अगर आप दूसरे सेक्टर को देखेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हुआ है ना, जो ये वाला सेगमेंट है। अदर हैंड अगर आप देखें दूसरे पे तो ये क्या है, ये फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हुआ है ये सेक्शन, जो कि इकोनॉमी में काम कर रहा है और ये मेनली कॉमर्शियल वर्क कर रहा है। रिटेल कस्टमर को जो फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है, फर्म्स हों या इंस्टीट्यूशंस हों, उनको उनको लोन्स दे रहा है, मॉर्गेज कर रख रहा है चीज़ों को, जैसे बैंक हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, है ना, रियल एस्टेट फर्म्स हैं, बीमा कंपनियां हैं। तो ये सब क्या है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं किसके, फाइनेंशियल सेक्टर्स के। Thus, a commercial bank lending money to a trading company or a corporate body issuing rupee-denominated bond overseas constitute financial sector activities and not real sector activities. तो यहाँ पर इस चीज को आपको समझना है। हालांकि इन दोनों के बीच में इंटरलिंक होता है, अच्छा खासा इंटरलिंक होता है। यानी कि अगर आपकी सेविंग नहीं होगी, ठीक है, सेविंग नहीं होगी या इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, जो सेविंग होगा, जो आपका पैसा होगा, वो पैसा अगर आप खर्च नहीं करेंगे यानी कि कैपिटल में नहीं लगाएंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो रियल सेक्टर भी वर्क नहीं करेगा। वहीं अगर रियल सेक्टर जब तक प्रोडक्शन नहीं करेगा, है ना, प्रोडक्शन नहीं करेगा, तब तक सेविंग्स कहाँ से आएंगी, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, तब तक सेविंग्स कहाँ से आएगी, सेविंग भी जरूरी है। और जब जो सेविंग्स आएगा या पैसा आएगा वो क्या होगा, इन्वेस्ट होगा। फिर नए कैपिटल का फॉर्मेशन होगा, कैपिटल का फॉर्मेशन होगा तो फिर से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, यानी कि सेविंग्स बढ़ेगी, और सेविंग्स बढ़ेगी तो फिर से होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंकिंग है, लेकिन सेक्टर्स के बेसिस पर थोड़ा थोड़ा अलग है, इन दोनों क्षेत्रों में काम अलग अलग हो रहा है। तो जो बैंक वाला सेगमेंट है ना, प्रोडक्शन वाला है वो अलग है, और बैंक वाला सेगमेंट अलग है। जैसे फार्मर्स हार्वेस्ट देयर क्रॉप्स, तो ये प्रोडक्शन हो रहा है, डिमांड को कवर कर रहा है पूरे देश के। और टेक्सटाइल मिल्स हो तो कपड़े बना रहा है, तो कपड़ों की डिमांड को कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पर जो हो रहा है ये फाइनेंशियल वर्क हो रहा है, ये फाइनेंशियल सेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज ये 2 क्वेश्चन रखते हैं, और कल भी 2 क्वेश्चन रखेंगे। और 2 क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया था, 7 क्वेश्चंस मेनली 7 टू 8 क्वेश्चंस आते हैं, तो 7 क्वेश्चन हो जाएंगे अपन लोगों के। कल 3 करवाए थे, आज 2 हो गए, है ना। और टोटल 7 क्वेश्चंस मुझे अभी मिले हैं, जो कि लास्ट 10 ईयर में नेशनल इनकम से क्रिएट हुए हैं। ओके, तो जब ये 7 क्वेश्चंस हमारे हो जाते हैं तो आपको एक अलग अलग सेक्शन मिला होगा पढ़ने के लिए, समझने के लिए। देन इसके बाद हम अदर टॉपिक पर जाएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और उन सभी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे डेली डेली। जिस के टॉपिक्स में ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे उन उसमें हम ज़्यादा क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर होने चाहिए। और इन ये अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है एग्जाम्स में भी कि हाँ, हमें कितना क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और ये बात सही है, कॉमन सेंस कॉमन नहीं होता है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन वंस अगेन, जो लोग लास्ट तक बने रहे। मेरा नाम त्रिभुवन जी सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, और अपने प्यारे अफेयर्स ग्रेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विद शेयर योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो थैंक यू एवरीवन वंस अगेन, जय हिंद।